हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आप सबका स्वागत है CUET कॉन्सेप्ट में। और आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक डोमेन। अब इकोनॉमिक डोमेन मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। मेरा नाम है वीरेंद्र और इसमें हम जानेंगे, आज पहला लेक्चर है हमारा, तो इसमें हम जानेंगे कि सिलेबस क्या है और NTA ने क्या सिलेबस दिया है और उस सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे हमारे कोर्सेज हैं जिन चीज़ों की हम तैयारी करवाते हैं। और ये आपको इंक्वायरी करनी है तो आप प्ले स्टोर में जाके ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ये कोर्सेज का फीस है जो कि इस समय ऑफर में है और आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे इस नंबर पे। जिसको भी इंटरेस्ट होगा, जिसको भी पसंद मतलब ये तैयारी करना है, निश्चित रूप से यहाँ पे एक बार जाके इंक्वायरी करिएगा और एनरोल करिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो एग्जाम पैटर्न क्या है, इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, वो आपके 50 क्वेश्चंस रहते हैं। 50 क्वेश्चंस में से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 40 क्वेश्चन। मतलब उन 50 में से कोई भी आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। टाइम होता है 45 मिनट्स, ठीक है, 45 मिनट्स टाइम होता है और टोटल 200 मार्क्स से होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है और पर क्वेश्चन आपका -1 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि किस तरह का पेपर पैटर्न होता है इकोनॉमिक्स का। और इसके लिए अब हम आगे बढ़ेंगे कि कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो मेन जो सिलेबस में आपका कवर करना है वो क्लास 12th की NCERT इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये 2 बुक कवर करनी है मेन। और थोड़ा बहुत पार्ट इसमें क्लास 11th की NCERT से भी है जो इंडियन इकोनॉमी है। तो यहाँ पे आप देखिए, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बुक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, और दूसरी बुक जो हमारी है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। ये 2 बुक आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे, NTA ने जो सिलेबस दे रखा है वो पूरा इसी से कवर है। और 2-3 टॉपिक जो आपके हैं वो आपका क्लास 11th की NCERT से है जो कि इंडियन इकोनॉमी है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। अब इसे जान लेते हैं कि इस बुक में मतलब जो सिलेबस हमें NTA ने प्रोवाइड किया है वो सिलेबस क्या है। तो ये आपकी जो क्लास 12th की ये जो 2 टॉपिक हैं, ये क्लास 12 की आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में मिलेंगे। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगा, उसके सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, या फिर कंज्यूमर बिहेवियर। मतलब यहाँ पे आपको एक हमने स्लाइड प्रोवाइड कर दिया है कि क्या ओवरऑल है। अब इसी चीज़ को आगे की स्लाइड्स में आपके लिए कंफर्टेबल, आपके लिए थोड़ा सुविधाजनक बनाने के लिए उसको हमने आगे के स्लाइड्स में सही से अरेंज कर रखा है। और थोड़ा बहुत उसके बारे में आज इंट्रोडक्शन देंगे और लास्ट में जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, टाइम बचेगा तो कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप एक बार इसको ध्यान दीजिएगा कि इतना ही सिलेबस है हमारा। और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। आप बस कोशिश करिएगा सारे क्लास अटेंड करने का और समझने का। उसके बाद मुझे नहीं लगता आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट करने में दिक्कत होगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि हमारा है पहला टॉपिक आता है व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमने बोला सिलेबस में हमारा जो शुरुआत में है वो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अब उसमें इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक के नाम से ही हमें समझ में आ जा रहा है कि उसमें हमें जानना होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से पहले जान ले इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जैसे हम मार्केट में जा रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ हम सामान लेन देन कर रहे हैं या खरीद रहे हैं या फिर हम कुछ अर्न कर रहे हैं अपने लिए, कहीं ना कहीं वो आप इकोनॉमिक्स में जाके इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स आपका वहाँ पे स्टार्ट हो जा रही है। बट अब जैसे इसमें है कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात जब होगी तो आप एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि जहां भी माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड आए समझ लीजिए किसी इंडिविजुअल की बात हो रही है। अब वो इंडिविजुअल एक पर्सन भी हो सकता है, एक इंडस्ट्री भी हो सकती है, मतलब एक कोई फर्म हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो इंडिविजुअल कोई एक हो, एक इंसान ही हो। इंडिविजुअल एक इंसान भी हो सकता है, एक फल बेचने वाला भी हो सकता है, एक दुकान वाला भी हो सकता है और एक इंडस्ट्री मतलब फर्म भी हो सकती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्हेन वी टॉक
जब हम तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ये वर्ड आया आपका ग्रीक वर्ड से, माइक्रो वर्ड लिया गया है ग्रीक वर्ड से। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, और यहां से आपका आया था माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स के आगे माइक्रो वर्ड जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल। तो इस स्मॉल से आप समझते होंगे कि कहीं ना कहीं छोटे लेवल पे या छोटी चीज़ों की बात हो रही है। जैसे अगर हम मार्केट में जाते हैं, किसी एक साबुन की दुकान पे जा रहे हैं, वहाँ से हम साबुन खरीद रहे हैं, ठीक, तो मैं गया दुकान पे, साबुन खरीदा, हम एक इंडिविजुअल हैं, वो एक इंडिविजुअल है, वहाँ पे जो भी हमने खरीदा वहाँ पे बात क्या हो रही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की, क्योंकि एक इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही है। बट वही हम देखेंगे ओवरऑल कि अगर वही साबुन पूरे इंडिया में या फिर पूरे मार्केट में किस तरह से सेल हो रहा है या फिर परचेस हो रहा है या फिर उसका प्रोडक्शन हो रहा है या फिर किस तरह से कंजम्पशन हो रहा है, तो वहाँ बात होती है किस चीज़ की, मैक्रो इकोनॉमिक्स फिर आ जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक डिफरेंस है। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, साथ में अगर मैक्रो की भी थोड़ा बात कर लेंगे, तो उसलिए मैं उसमें डिफरेंस बता रहा हूं कि जब हम माइक्रो की बात करेंगे तो एज ए इंडिविजुअल बात करेंगे, ठीक है, और जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो वहां पे एज ए होल की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हमने शुरू में एक बहुत पुराना कहानी सुन रखी है कि एक घड़ा है और उसमें क्या होता है, छोटे एक कबूतर आता है, उसमें थोड़ा सा पानी रहता है, एक कबूतर आता है और उसमें उसे प्यास लगी रहती है, वो पानी पीने की कोशिश करता है, तो अपना दिमाग यूज करके उसमें एक एक कंकड़ डालता है जिससे पानी ऊपर आ सके और वो पानी पी सके। तो इसमें जो वो कबूतर ने एक एक कंकड़ डाला, वो इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल पर्सन या फिर इंडिविजुअल लोग हैं जो कि उसे बन के मैक्रो इकोनॉमिक्स बना रहे हैं एज अ होल। जब हम इसे एज अ होल देखेंगे तो वो क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाएगा, और जब हम उसे इंडिविजुअल देखेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स सूक्ष्म अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स जहां एज अ होल बात हो रही हो, जहां बड़े लेवल पे बात हो रही हो, और आगे चल के हम मैक्रो इकोनॉमिक्स डिटेल में समझाएंगे, बट पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा हम आपको डिफरेंस यहां पे समझा दिए। अब नेक्स्ट आता है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें आई थिंक दूसरे पेज पे 3 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब यहां पे जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होंगी वो क्या होंगी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस। अब बात ये व्हाट टू प्रोड्यूस क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, जैसे हमारे पास क्या है, अगर हम किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कहीं से रिसोर्स चाहिए। अब रिसोर्स ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल है और उसे हम कहीं से भी यूज करके उससे प्रोड्यूस कर सकें। हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्स है, उसी लिमिटेड रिसोर्स में से हमें प्रोडक्शन करना है। लेकिन दूसरी चीज व्हाट टू प्रोड्यूस, अब हमें प्रोडक्शन भी वही करना है जो कि कंज्यूमर्स के एटीट्यूड, कंज्यूमर्स के इमोशंस के हिसाब से हो, मतलब कि जो लोगों को पसंद आए, जो वो परचेस करें, जो वो कंज्यूम करने की इच्छा रखते हो, हम वही चीज़ प्रोड्यूस करेंगे। बाकी अगर हम मान लीजिए कंज्यूमर की डिमांड कुछ और है और हम प्रोड्यूस कुछ और कर रहे हैं, तो फिर उसका मतलब नहीं बनता है ना कि मतलब वो ना तो जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको कोई प्रॉफिट होगा और वो मार्केट में बिल्कुल रद्दी की तरह रहेगा सामान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू प्रोड्यूस। तो हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होगा कि उस चीज को हमें प्रोड्यूस कैसे करना है। तो कोई भी रिसोर्स है उसे हम एक गुड में, कोई भी गुड जो कि हमें मार्केट में लेके जाना है, तो वो कहीं उसके लिए कुछ रिसोर्स लगेंगे, ठीक है। उसके लिए जो रिसोर्स लगेंगे, उसमें जो रिसोर्स हमें लगेंगे
उन रिसोर्स को यूज करके यहाँ पे हम रिप्लाई करेंगे हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है whom टू प्रोड्यूस। whom टू प्रोड्यूस, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे मान लीजिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमने अभी जस्ट बताया कि हम प्रोडक्शन किस बेसिस पे करते हैं, कि हमारे लोगों की कंजम्पशन क्या है, मतलब जो ह्यूमन नीड्स हैं आज के टाइम में क्या है, लोगों की नीड्स इतना ज़्यादा हो गई है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होती जा रही है। ठीक, तो उस रिसोर्सेज को एक लिमिटेड तरीके से यूज करके और हम चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकें। whom टू प्रोड्यूस, तो जो चीज़ें हैं लोगों के यूज में आ सके। एक मिनट, हाँ, जो नो मेमोरी कार्ड, सॉरी, एक मिनट, एक्सक्यूज मी सर, तो जो चीजें whom टू प्रोड्यूस, जो हमारी नीड है, ठीक है, नीड के हिसाब से हम प्रोड्यूस करेंगे, बट एक लिमिटेड उसमें रिसोर्स को यूज करेंगे, ना कि हम कितना भी यूज करते जाएं रिसोर्स और वो प्रोडक्शन होता जाएगा। अब वो प्रोडक्शन हो रहा है और सेल नहीं हो रहा है तो उस प्रोडक्शन का मतलब भी नहीं बनता। तो हम अपनी सारी नीड को पूरा नहीं कर सकते। हम जो हमारी बेसिक नीड्स हैं या जितने में हमारा काम चल सकता है, हम उतना ही प्रोड्यूस करेंगे और उस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। अब इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको फिर उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, सेंट्रल प्रॉब्लम्स उसमें क्या आएगी वो ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ये हम आपको आगे के लेक्चर्स में पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। अभी हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि कितना, मतलब इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है दूसरा यूनिट जो रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो रहेगा कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। अब देखिए, अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, पहले तो आप ये जान लीजिए इकोनॉमिक्स के 3 इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं वो? पहला होता है प्रोडक्शन, और थर्ड होता है एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज होती है इकोनॉमिक्स की, मतलब इसे आप कह सकते हैं 3 इंपॉर्टेंट पिलर। तो यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। अब जैसे मान लीजिए कोई फर्म है, कोई इंडस्ट्री है, वो कुछ प्रोड्यूस कर रही है, तो वो प्रोड्यूस कर रही है, किसके लिए प्रोड्यूस कर रही है? क्योंकि वो कोई कंज्यूम करने वाला होगा तब तो। अब मान लीजिए हम कंज्यूमर हैं, ठीक है, और आप प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी चीज़ का। अब मेरा मन है कि मैं, मान लीजिए मेरे को राइस मुझे चाहिए, ठीक है, बट आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? आप व्हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर मैं आपके पास जाऊंगा खरीदने तो मेरा डिमांड तो वहाँ पूरा नहीं होगा ना। मैं एक एग्जांपल दिया कि किस तरीके से प्रोडक्शन किस तरीके से होगा। जो प्रोडक्शन करेगा वो कंज्यूमर के बिहेवियर, कंज्यूमर का इमोशन, कंज्यूमर का एटीट्यूड, कि मतलब उसका किस तरह, कौन सी चीज़ें वो कंज्यूम करेगा या फिर उसको किन चीज़ों की नीड है, उस तरह का वो प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए वो होगा कंज्यूमर बिहेवियर, और उसका जो डिमांड रहेगा, सर ये मेमोरी कार्ड समथिंग कुछ दे रहा है। नेक्स्ट आप कंज्यूमर बिहेवियर हो जाएगा, उसके बाद फिर हम आते हैं डिमांड। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर जैसा रहेगा, ठीक है, अब कंज्यूमर बिहेवियर से हमें पता चलेगा कि उनकी डिमांड क्या है। ठीक, उनका जैसा बिहेवियर रहेगा उस तरीके का डिमांड। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर मेरी डिमांड है राइस का और प्रोडक्शन हो रहा है व्हीट का, तो मैं उस चीज़ को कहाँ से पा सकूंगा? तो प्रोडक्शन इंसान अगर वो भी राइस का प्रोडक्शन करेगा, अगर मुझे राइस का डिमांड है, तो शायद वहाँ पे उस प्रोडक्शन का कोई वैलिडेशन होगा, मतलब उस प्रोडक्शन का कोई मतलब रहेगा। अदरवाइज फिर उस प्रोडक्शन का क्या मतलब कि अगर वो सेल भी ना हो पाए और कंज्यूमर की नीड भी ना पूरा हो, तो उस प्रोडक्शन का मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप एक डिफिनीशन देखिएगा
कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मीनिंग एंड अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच 1 and 2 कमोडिटी केसेस। उपभोक्ता का संतुलन, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? उपभोक्ता का संतुलन। उपयोगिता दृष्टिकोण के माध्यम से संतुलन का अर्थ और प्राप्ति 1 और 2 वस्तु मामले। तो मैंने आपको यही बताया कि जो हमारी नीड है उसी तरीके का प्रोडक्शन हो तो फिर वहाँ पे एक तो प्रोडक्शन सही डायरेक्शन में हो रहा है, दूसरा कंज्यूमर भी उस प्रोडक्ट को परचेस कर सकता है। इन सब चीज़ों में ये बात होगी। फिर आगे चल के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये हम आपको बता रहे हैं कि आगे के जब हम इसे एक्सप्लेनेशन में बात करेंगे तब सही से बात करेंगे कि ये चीज़ें होती क्या हैं, इसका यूज क्या है, और फिर बात करेंगे। और डिमांड, अभी मैंने आपको बताया कि मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग, ये चीज़ें आपको एक्सप्लेनेशन में पढ़ने को मिलेंगी। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हैं, शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिमांड थ्योरी, आप डिमांड थ्योरी पूरी तरह से पढ़ेंगे और इसमें बहुत कुछ पढ़ना होगा। डिमांड थ्योरी में आप जानेंगे कि मार्केट का क्या डिमांड है या समथिंग लोगों का क्या डिमांड है, किस तरीके से इसे कंट्रोल किया जाता है। तो ये बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा आपको कि मांग, बाजार की मांग के निर्धारक कौन होंगे। अब इसमें गवर्नमेंट बॉडीज भी हो जाएंगे इन्वॉल्व, क्योंकि देखो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अगर इकोनॉमिक्स में इन्वॉल्व नहीं होगी, आज के टाइम में हमें लगता है हर जगह, हर देश में एक तो प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट दोनों मिल के इकोनॉमी कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में एक तो गवर्नमेंट पॉलिसीज लाती है और कुछ चीज़ों को जैसे प्राइस हो गया या फिर एसेट हो गया, लाइबिलिटी हो गया, इन चीज़ों को आपका आरबीआई या फिर सेबी ये चीज़ें कंट्रोल करती हैं। तो बाजार की मांग के निर्धारक, मांग अनुसूची, मांग वक्र में गति और बदलाव, मांग की कीमत लोच का माप। अब जैसे मान लीजिए डिमांड क्या, मैं एक चीज़ और समझाता हूँ कि डिमांड किस तरह का रहेगा। अब जैसे मान लीजिए मेरा डिमांड है राइस का, ठीक है। अब हमें वहीं पे 2-3 लोग प्रोडक्शन करने वाले हैं राइस का। मेरा डिमांड है 10 kg और आई थिंक एक ने प्रोड्यूस किया 7 kg, एक ने 5 kg, एक ने 3 kg, ठीक। बट वो जो 5 kg वाला है वो अपना रेट डिफरेंट रखा है, 7 वाला डिफरेंट रखा है, 3 वाला डिफरेंट रखा है। तो हम क्या देखेंगे, जिनका रेट बेस्ट होगा, ठीक, हम उनके पास जाएंगे, मतलब वो एक अमाउंट में प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब उसमें हम देखेंगे कि किसका रेट बेस्ट है। तो डिमांड कहीं ना कहीं डिपेंड करता है रेट पे कि कोमोडिटी का रेट कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। कोमोडिटी मतलब सामान या वस्तु, उन चीज़ों का रेट कैसे वेरी कर रहा है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है डिमांड। अगर आपका किसी कोमोडिटी का, किसी भी सामान का रेट इंक्रीज कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं डिमांड डिक्रीज होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे से। मतलब अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगा, और प्राइस अगर कम कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं डिमांड उसका बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आपके सिलेबस में आता है, नेक्स्ट स्लाइड। अब ये आ जाते हैं हम किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले हम जान लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स आया कहां से, या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स की नीड क्यों पड़ी, ये चीजें हम जान लेते हैं, ठीक है। तो पहले आप जान लीजिए, जैसे माइक्रो वर्ड मैंने बताया कि वो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ग्रीक से मतलब लिया गया है वर्ड, जिसका मतलब होता है स्मॉल। उसी तरह से मैक्रो भी एक ग्रीक वर्ड है और ये आपका कहाँ से, इसका मीनिंग होता है लार्ज, ठीक है। इसका मीनिंग होता है लार्ज और ये फिर बनता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, मतलब वहाँ हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात होगी तो मतलब वहाँ एज अ होल की बात हो रही है, ठीक है। एग्रीगेट की बात होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी
एक इंडिविजुअल की बात हो रही हो, वहाँ पे एज अ होल की बात होगी, एग्रीगेट की बात होगी। जैसे मान लीजिए नेशनल इनकम कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, एग्रीगेट इनकम हमें पता करना होगा, एग्रीगेट प्रोडक्शन पता करना होगा, ये सब चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाके डिस्कस होगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है कि जब हम, जैसे मैंने बताया था कि अगर हम किसी दुकान पे मान लीजिए साबुन लेने गए, ठीक है, तो मुझे 50 रुपए का साबुन दे रहा है, तो वहाँ पे एक इंडिविजुअल के बीच में चीज़ें एक्सचेंज हुई और वो एक्सचेंज करने का तरीका क्या था, मनी। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, इंडिविजुअल वहाँ पे इन्वॉल्व है। लेकिन यही पूरे नेशन में जो साबुन सप्लाई हो रहा है, अब उसका कितना कंजम्पशन हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें उससे हमें लोगों की इनकम पता चलेगी, लोगों का कंजम्पशन पता चलेगा, एक और क्या एक्सपेंडिचर कर सकते हैं लोग। तो यहाँ पे जब ये चीज़ें आएंगी तो वो मैक्रो, मतलब पूरे नेशन की जब हम बात कर लेंगे वहाँ पे, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएगा। बट एक इंडिविजुअल केवल जा रहा था तो वहाँ पे क्या हो रहा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किसने, मतलब आप कह लीजिए मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन लाया या फिर कहाँ से आया, ठीक है। आपने सुना होगा ग्रेट डिप्रेशन, सॉरी, आपने सुना होगा जो यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन आया था, वो आपका 1929 टू 1933 चला था, जहाँ पे यूरोप और यूएसए में, यूरोप में बिल्कुल मतलब वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस कह लीजिए यूरोप में। दूसरी चीज़ यूएसए में एम्प्लॉयमेंट रेट आपका 3% से बढ़ के, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% से बढ़ के अप्रॉक्सीमेटली 33 या समथिंग परसेंट पहुँच गया था। उसके सिवाय इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स की कंडीशन पे थी उस समय। एक मतलब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स को लाने वाले माने जाते हैं, जिनका नाम था जॉन मेनार्ड केन्स। मतलब इकोनॉमिक्स का सेपरेट ब्रांच, जो मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक सेपरेट ब्रांच, वो किसने दिया था, वो जॉन मेनार्ड केन्स ने दिया था। और इनकी एक पॉपुलर बुक है, ठीक है, जो जिसका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड तो इनके बुक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और इन्होंने ये बुक 1936 में पब्लिश किया था। और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी किस राइटर ने, किसने लिखा था, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा, जॉन मेनार्ड केन्स। जॉन मेनार्ड केन्स ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। जैसे मैंने आपको बताया मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स आया वो कहाँ से आया, जब ग्रेट डिप्रेशन ऑफ यूरोप कह लो आप, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 जो था, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ, यूरोप और यूएसए में देखने को मेनली मिला, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 ये आपको मेनली कहाँ पे देखने को मिला है, यूरोप और यूएसए में। यूएसए में अप्रॉक्सीमेटली मैंने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% से बढ़ के
यूएसए में अनएम्प्लॉयमेंट यूएसए में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% से इंक्रीज होके आपका ये पहुंचा था 25% अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ जब ये देखने को मिला, और नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, मतलब आप देख सकते हैं यूएसए में भी, यूएसए पूरे ओवरऑल यूएसए को देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसके बाद एक बुक आती है जॉन मेनार्ड केन्स की, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में। वहाँ से हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पता चलता है। और फिर क्या है कि जितने एक्चुअली क्या हुआ जब ग्रेट डिप्रेशन आया, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 हुआ, तो वहाँ से जितने इकोनॉमिस्ट थे वो कहीं ना कहीं और भी उपाय देखने लगे कि इकोनॉमी को किस तरह से मैनेज किया जाता है, तो वो अपनी थ्योरीज देने लगे। बट उन सब में जो बेस्ट लगा वो जॉन मेनार्ड केन्स, जिन्हें हम बोलते हैं जे शॉर्ट फॉर्म में जेएम किन्स। और मैंने आपको बताया कि इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन भी आ चुका है कि इस बुक के राइटर कौन रहे हैं। ठीक है, इस बुक के राइटर कौन रहे हैं, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है राइटर के नेम। और नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम बढ़ते हैं। ये आपका हो गया। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, अब ये हमने आपको डिफाइन कर दिया मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, उसमें जो हमारे चैप्टर्स आएंगे वो पहला जो यूनिट होगा वो होगा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड मेजरमेंट। राष्ट्रीय आय और संबंधित समुच्चय बुनियादी अवधारणाएं और माप। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग हमने बताया। अब उसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब समष्टि अर्थशास्त्र। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डेली आप न्यूज़ में सुनते होंगे जीडीपी के बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, अब ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, क्या होता है इन सब चीज़ों में, वो हम आपको आगे की क्लासेस जब ये चैप्टर्स पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ फुल एक्सप्लेनेशन देंगे। बट अभी आप ये जानते रहिए जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और ये चीज़ें आप एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे एक आपका प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन था कि, एक मिनट, हाँ, नेशनल इनकम इज आल्सो नोन एज। तो नेशनल इनकम किस और नाम से जाना जाता है, तो वहां पे आपके चार ऑप्शन थे। चार ऑप्शन क्या थे, पहला था नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस को मैं एमपी लिख रहा हूं। उसी तरह से था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, एट मार्केट प्राइस। और यही दो ऑप्शन फिर क्या थे, आपका फैक्टर कॉस्ट पे था। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, और यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब अगर हमें नेशनल इनकम की बात करनी हो तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि एग्रीगेट इनकम पता करेंगे इंटायर नेशन की। ठीक है, क्या पता करेंगे, एग्रीगेट इनकम पता करेंगे इंटायर नेशन की। अब ये एग्रीगेट इनकम पता करने के लिए, इनकम पता करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। पहला प्रोडक्ट मेथड, दूसरा आपका एक्सपेंडिचर मेथड,
तीसरा आपका होता है इनकम मेथड। अब ये डिटेल में हम आपसे जब इस चैप्टर का क्लास होगा तब बात करेंगे, लेकिन ये ओवरव्यू आपको हम बताते जा रहे हैं कि यहाँ पे हम नेशनल इनकम जो कैसे पता करेंगे। ये 3 मेथड होते हैं और इस पे काफ़ी क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक। तो वो चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आगे। अब देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसमें और टॉपिक्स होंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे हम बहुत अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे। आय का चक्रीय प्रवाह, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी की अवधारणाएं बाजार मूल्य और कारक लागत पर। अब वही फिर नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, उसमें वैल्यू एडेड मेथड आएगा और आपका इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो ये चीजें होंगी जब हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। अब अगला चैप्टर हमारा जो होगा, अगला यूनिट जो होगा वो होगा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इससे पहले हम दूसरा चैप्टर बात कर लेते हैं, मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। तो जब भी हम मनी एंड बैंकिंग यहां पे आ रहा है, अब देखिए मनी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। मनी एक जरिया होता है कि चीज़ों को एक्सचेंज करने का। जैसे हमारे यहाँ क्या था, पहले बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय, ठीक है। तो जो बार्टर सिस्टम था वो आपका एक जरिया था कि एक प्रोडक्ट हम दे के दूसरा प्रोडक्ट उसके बदले में ले लें। जैसे मैंने चावल मेरे पास है, अब मेरे को किसी जो क्लॉथ्स का प्रोडक्शन करता होगा, मेरे को क्लॉथ चाहिए, मैं उसके पास जाऊंगा। अब मान लीजिए अगर उस इंसान को या उस कंपनी को चावल की नीड है, तब तो ठीक है कि हमारा वो सामान एक्सचेंज हो जाएगा। बट अगर उसको चावल की नीड नहीं है बट मेरे को क्लोथ्स की नीड है, तो शायद मुझे वो क्लोथ्स नहीं मिल पाएंगे जब तक ऐसा इंसान मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा जिसको चावल की नीड हो और वो क्लोथ्स प्रोड्यूस करता हो। तो बार्टर सिस्टम ये पहले के टाइम में चलता था कि एक सामान के बदले दूसरा सामान हम एक्सचेंज करते थे। बट वहां पे जो हमारा सबसे बेस्ट तरीका मिला हमें, वो मनी क्या है, एक मीडियम बना चीज़ों को एक्सचेंज करने का, मतलब चीज़ों को एक्सचेंज करने का। जैसे मनी एक जरिया है केवल कि अगर मान लीजिए हमें जाके कपड़े खरीदने हैं या चावल खरीदने हैं, कोई भी कमोडिटी खरीदनी है मार्केट से, तो वहाँ पे क्या होगा, मनी के थ्रू मैं उस चीज़ को खरीद सकूंगा और जिनसे खरीदूंगा फिर वो उस मनी से जो उसमें मतलब उस मनी से फिर वो क्या कर सकते हैं कि उनकी नीड की चीज़ों को खरीद सकते हैं। तो मनी क्या बना, एक मीडियम बना, मनी क्या बना, एक मीडियम बना चीज़ों को एक्सचेंज करने का, मतलब जो हमारी नीड है वो हमें मिल सके और जो उनकी नीड है वो उन्हें मिल सके। मनी वहाँ पे एक मीडियम बना। तो बार्टर सिस्टम पहले के टाइम में हुआ करता था, बट वो सक्सेसफुल नहीं था क्योंकि उसके लिए हमें फिर सही प्रोड्यूसर, सही कंज्यूमर, हर चीज़ें देखना पड़ता था। और उसके बदले मान लीजिए अब हमारे पास गोल्ड है, हम गोल्ड लेके जाते हैं किसी के पास अनाज लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं हमें उसका सही मूल्य नहीं मिल पाता रहा होगा, ठीक। तो बार्टर सिस्टम में काफ़ी चीज़ें थी जो कि सही नहीं हो पाई, उसके लिए फिर हमें एक दूसरा मीडियम देखना पड़ा, वो था मनी, ठीक है। इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये आप जानते रहिए कि मनी का क्या यूज है और मनी किस तरीके से फंक्शन करता है, कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है। पैसा, अर्थ, विकास और कार्य। अब इसमें क्या आते हैं, सेंट्रल बैंक आते हैं। इंडिया का सेंट्रल बैंक आप लोग जानते ही होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, ये चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल बैंक्स, मीनिंग एंड फंक्शंस। अब कहीं ना कहीं इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए स्टैट्यूटरी बॉडीज प्लस गवर्नमेंट बॉडीज सब, जैसे अगर प्राइस कंट्रोल करना है तो वहाँ बीच में आरबीआई या फिर सेबी आते हैं, और उसके सिवाय पॉलिसीज़ लानी है तो उसके लिए गवर्नमेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो ये चीज़ें भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि उनका क्या नीड है इकोनॉमी में, या फिर वो क्या रोल प्ले करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ
डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहां पे हम क्या बात करेंगे कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में। आज हमारी नीड क्या है, हर इंसान को अपने जीने के लिए कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट की नीड है। उनके पास पैसे होंगे तब तो वो अपना पेट भर पाएंगे, तब तो वो अपना ज़िंदगी गुजार पाएंगे। तो उसके लिए हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगा। दूसरी चीज़, एम्प्लॉयमेंट होगी तो हमारे पास इनकम भी आती रहेगी। ठीक, तो अब ये इनकम ओवरऑल पूरे देश की किस तरीके से डिटरमाइन होती है, कैसे पूरा डिपेंड करता है कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर कंपोनेंट्स, ये सब चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे। समग्र मांग, समग्र आपूर्ति और उनके घटक। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज एंड मार्जिनल, उपभोग करने की प्रवृत्ति और बचत करने की प्रवृत्ति। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं बट लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हमारे पास नीड बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को अब हम अपनी नीड को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे कुछ न कुछ, क्योंकि एक लिमिटेड रिसोर्स है तो हमें अपने नीड पे कंट्रोल करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उपभोग करने की प्रवृत्ति देखेंगे कि हम किन चीज़ों को कितना उपभोग कर सकते हैं, कितना कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिर आएगा आपका मीनिंग ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, अनैच्छिक बेरोजगारी एवं पूर्ण रोजगार का अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि हम आगे के क्लासेस में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी एक इन चीज़ों का ओवरव्यू आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा, मतलब इसी में जो टॉपिक्स हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, टू सेक्टर मॉडल, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स वर्किंग, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। तो ये टॉपिक्स हम सब कुछ कवर करेंगे एक एक करके, और ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हमने आपको बता चुका कि मनी एंड बैंकिंग का क्या रोल है। नेक्स्ट आपका आता है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट, आपको गवर्नमेंट किस लिए होती है, गवर्नमेंट होती है पीपल के वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट जो पॉलिसीज लाएगी वो कहीं ना कहीं पीपल के वेलफेयर के लिए लाएगी। वो अब जैसे मान लीजिए जहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स होती हैं या फिर जहाँ पे कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है, तो वो क्या करेंगी, वो केवल एक इंसान का फायदा देखेंगी। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक कंट्री होती है वहाँ पे क्या होता है कि मार्केट को कौन कंट्रोल कर रहा है, मार्केट को एक फर्म या फिर जो इंडस्ट्रीज हैं या फिर एक प्राइवेट इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा है। बट जब गवर्नमेंट बीच में आ जाती है तो वो वहाँ पे लोगों की वेलफेयर के बारे में देखती है, वो किसी एक का नहीं सोचती है, वो सबके बारे में सोचती है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करती है वेल्थ को। ठीक है, तो अब आपने ये चीज़ पढ़ा होगा कि आर्टिकल 112 में, संविधान के आर्टिकल 112 में, जो कि बजट मतलब गवर्नमेंट को हर साल एक बजट लाना पड़ता है जिसमें कि गवर्नमेंट के क्या रेवेन्यूज होंगे, क्या रिसिप्ट होंगे, ये सब उन्हें सब कुछ मेंशन करना पड़ता है। वो लॉन्ग टर्म होते हैं, कुछ सेम फाइनेंशियल ईयर के होते हैं। ये आपका आर्टिकल 112 संविधान के अनुच्छेद 112 में ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा कि वहाँ पे गवर्नमेंट एक बजट लाता है जिसमें वो देश के रेवेन्यू, रिसिप्ट, हर चीज़ के बारे में वहाँ पे बताते हैं कि क्या होगा। कुछ लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और कुछ सेम फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। तो आगे हम इस चीज़ को पढ़ेंगे डिटेल में। मीनिंग एंड इट्स कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, क्या ऑब्जेक्टिव है। एक तो हमने बताया कि लोगों का वेलफेयर, दूसरा देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करना, एम्प्लॉयमेंट रेट को मतलब एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करना, जो भी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं लोगों के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट जो पॉलिसीज ला सकती है वो करेगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट। अभी जैसे मैंने बताया रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हो गया, जो सेम फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा वहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा, और कैपिटल रिसिप्ट जो एसेट और लाइबिलिटीज होंगी, ये सब चीज़ें हम आपको डिटेल में आगे डिस्क्राइब करेंगे कि एसेट लाइबिलिटीज क्या होती हैं और वहाँ पे एसेट लाइबिलिटीज
कैपिटल में क्या होगा, एसेट और लायबिलिटीज की, गवर्नमेंट के एसेट और लायबिलिटीज के बारे में बात होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू एंड कैपिटल प्लान, ये जो भी टॉपिक्स है ये आगे हम पढ़ेंगे। इसको हिंदी में आप एक बार देख लीजिएगा। प्राप्तियों का वर्गीकरण, राजस्व और पूंजी, व्यय का वर्गीकरण, राजस्व और पूंजी, योजना और गैर योजना, और विकासात्मक और गैर विकासात्मक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसी में अगला टॉपिक होगा आपका बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। इन सब चीज़ों के भी बारे में हम गहराई से पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ टर्म तो आप समझते होंगे, बैलेंस्ड बजट मतलब संतुलित बजट। बैलेंस्ड बजट इम्पॉसिबल चीज़ होती है, क्योंकि कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जो कि या फिर सरप्लस में ना हो या फिर जो डेफिसिट में ना हो। तो बैलेंस्ड बजट इम्पॉसिबल चीज़ है, बट ये भी आप पढ़ेंगे कि बैलेंस बजट क्या होता है, सरप्लस बजट जहाँ पे गवर्नमेंट फ़ायदे में या फिर समथिंग चीज़ें, डेफिसिट जो कि आप घाटे में समथिंग काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसके मीनिंग एंड इम्प्लीकेशंस, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और इसे आप लोग इस क्लास को आई थिंक मिस कर बिल्कुल मत करिएगा। रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इसके मीनिंग एंड एप्लीकेशन, इस टॉपिक से कई क्वेश्चंस पुराने पूछे गए हैं और हमें लगता है आगे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड आपकी है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। तो एक मिनट, कुछ छूट रहेगा नहीं। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो ये अभी सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में चल रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और मैं हर चीज़ों को फिर से एक बार एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा जब एक एक चैप्टर स्टार्ट करूंगा, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करूंगा चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी 1 घंटे में आपको सिलेबस का ओवरव्यू देना है, तो इस हिसाब से और कोशिश करिएगा इस लेक्चर को पूरा देखिए और एग्ज़ाम पैटर्न समझ पाइए कि किस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न है आपका, ठीक है। तो इसमें अब देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। ये टॉपिक लास्ट चैप्टर आपका आई थिंक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। पहला इसमें टॉपिक आएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसके क्या मीनिंग होते हैं, ठीक। मेरिट डिमेरिट हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसको डिटरमाइन करेंगे डिमांड और सप्लाई के थ्रू कि हमारी क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है, जिसे हिंदी में भी हम देख लें विदेशी विनिमय दर, उसका अर्थ, ठीक है, गुण और दोष, मांग और आपूर्ति के माध्यम से निर्धारण। नेक्स्ट आपका आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स, ठीक है, उसके भी क्या अर्थ है, क्या कंपोनेंट्स हैं, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये आपका क्लास 11th की एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो देखिए हम इकोनॉमिक्स से मेन क्या पढ़ते हैं, माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी, जो हमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों से आपके सिलेबस में थोड़ा थोड़ा है, बट सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछा जाता है। और इससे पहले आई थिंक जो 7 यूनिट्स थे वो आपके किसके थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं। तो वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और उसे आप बहुत अच्छे से समझिएगा। उससे अप्रॉक्सीमेटली आपके पेपर में 60% क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही कवर होते हैं। अब देखिए जब हम आएंगे इंडियन इकोनॉमी में, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी कैसे डेवलप हुई और किस तरीके से इसे 1947 से 1990 तक क्या सीन रहा इंडियन इकोनॉमी का, उसके बाद क्या चेंजेस आए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए सिंस 1991 जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा किए गए थे, ठीक। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस के टाइम इंडियन इकोनॉमी क्या कंडीशन थी, हर चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। और अब इस चैप्टर में आपको ये चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं कि जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन होने से क्या फ़ायदा हुआ
कि जैसे अगर मान लीजिए हम केवल इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं, हम केवल अपनी इकोनॉमी को, एक होता है ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक। ओपन इकोनॉमी क्या होती है, जब एक नेशन दूसरे नेशन से भी ट्रेड कर सके, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में इन्वॉल्व है दूसरे नेशन के साथ, तो वहाँ पे हमारी इकोनॉमी ओपन बोली जाती है। और आज के टाइम में एक दो नेशन को छोड़ दें तो सारे नेशन अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी करके रखे हैं। और क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होगा, वो केवल एक अपने में ही इकोनॉमी को संचालित कर रहे हैं, चला रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए ग्लोबलाइजेशन के क्या फ़ायदा हुए। ग्लोबलाइजेशन के बाद कई ग्रुप्स बने, कई ग्रुपिंग हुई, जैसे आपका सार्क हो गया, ठीक, सार्क हो गया, एशियान हो गया, G8 हो गया, G21। अभी लास्ट ईयर जब इंडिया में G20 समिट हुआ था तो वहाँ पे एक नेशन और इन्वॉल्व किया गया, तो G20 अब क्या हो चुका है, G21 हो चुका है। तो G21 हो गया, ब्रिक्स हो गए। ये सब जो ग्रुपिंग्स हुई, ये किस लिए हुआ, ये ग्लोबलाइजेशन का फायदा हुआ, ठीक। ग्लोबलाइजेशन होने के बाद ये ग्रुपिंग जो हुए G8, G21, ब्रिक्स, सार्क, एशियान या फिर और बहुत ढेर सारे हैं, तो ये किस लिए हुए, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, कौन कहाँ से हम कितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने देश के ट्रेड को, इन ग्रुप्स के ये फायदे हुए। और कई चीज़ें हैं, बट ये एक रीज़न रहा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी इन ग्रुप को बनाने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी काफ़ी हेल्प मिली, ठीक है। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे आगे, ठीक। इसी चीज़ को हिंदी में विकास अनुभव 1947 से 1990 और 1991 से आर्थिक स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति का संक्षिप्त परिचय, ठीक है। तो इसमें हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, इंडिया में क्या इकोनॉमिक सिस्टम है वो पढ़ेंगे। कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, जो 5 ईयर प्लान्स होते थे उनके कॉमन गोल्स क्या हुआ करते थे वो स्टडी करेंगे। मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। 1990 से पहले जो हमारा मेन इकोनॉमी जिस पे डिपेंड करता था वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे करता था, ठीक। तो उसके बारे में भी हम डीप स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट एंड न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी, इंडस्ट्रीज के बारे में स्टडी करेंगे। एंड फॉरेन ट्रेड, मतलब इंडिया के इकोनॉमी के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। कब से, जब इंडिया इंडिपेंडेंस पाया, जब इंडिया स्वतंत्र हुआ, उसके बाद से 1991 तक क्या कंडीशन थी इकोनॉमी की, 1991 के बाद क्या चेंजेस आए और आज किस तरह से इकोनॉमी चल रही है, ठीक है। भारतीय आर्थिक व्यवस्था और पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्ष्य, कृषि, उद्योग, ठीक है, और विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएं, समस्याएं और नीतियां। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपका इसी में आएगा करेंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। तो अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे चैलेंजेस हम क्या फेस कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी में। सबसे पहले जो चैलेंजेस इंडियन इकोनॉमी में, आपको क्या चैलेंजेस दिख रही हैं, ठीक। तो चैलेंजेस आपकी हो जाएंगी पॉवर्टी, ठीक, गरीबी आज आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है इंडियन इकोनॉमी के लिए। रूरल एरिया का डेवलपमेंट एक चैलेंज बना हुआ है। एक चैलेंज बना हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट की काफ़ी कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक। ये चैलेंजेस आपको पढ़ने को यहाँ पे मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कई चैलेंजेस मिलेंगे कि क्या चैलेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या मैंने बताया, पॉवर्टी, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरिया डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी चैलेंजेस देखने को मिलेंगे जो कि हम आगे चल के इससे पढ़ेंगे, ठीक है। पॉवर्टी एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, मेन प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी एलिविएशन, अ क्रिटिकल असेसमेंट, गरीबी निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी उन्मूलन के लिए मुख्य कार्यक्रम, एक आलोचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है।
अब इसमें एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये भी एक चैलेंज है, ठीक, पॉवर्टी के लिए। तो ह्यूमन कैपिटल जो ये है हमारा, ये हमारे पास सबसे बड़ा एसेट है, ठीक है, ये हमारा एक बिगेस्ट एसेट है। बट इसे हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस प्रोसेस में चलना चाहिए, वो चीज़ें हम स्टडी करेंगे। हाउ मेनी पीपल बिकम रिसोर्स, ठीक है, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मानव पूंजी निर्माण, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को हम हिंदी में बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है रूरल डेवलपमेंट, जो मैंने बोला कि ये भी एक चैलेंज है हमारे सामने कि रूरल एरिया का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, वहाँ के लोगों को कैसे एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। और नेक्स्ट आपका जो प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा वो एम्प्लॉयमेंट देखने को मिल जाएगा। इसमें भी पढ़ेंगे हम ग्रोथ एंड चेंजेस इन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, या फिर जो भी चीज़ें हैं, रोजगार, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यबल भागीदारी दर में वृद्धि और परिवर्तन, समस्याएं और नीतियाँ, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, और लास्ट पढ़ेंगे सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मतलब आप क्या समझते हैं? सस्टेनेबल का मतलब कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसको हम किस तरीके से आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के रख सकते हैं कि वो भी उसको यूज कर सकें। हम अपनी नीड को इतना ना बढ़ा दें कि आने वाली पीढ़ियाँ उस रिसोर्स का, उनके लिए कोई रिसोर्स बचे ही ना, और फिर उन्हें काफ़ी परेशानियाँ देखना पड़े। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका मीनिंग क्या होता है? इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग। ये चीज़ें हमें पढ़ने को रहेंगी। ये रहा हमारा पूरा सिलेबस। और ये लास्ट में हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, ये इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है, उनसे हम अपने डेवलपमेंट को या फिर उनके डेवलपमेंट को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। और मेन इसमें जो हमारे रहेंगे जिनसे कंपैरिजन होगा वो होगा पाकिस्तान और चाइना। इंपॉर्टेंट नेशंस जो हैं जिनसे डेवलपमेंट कंपैरिजन रहेगा वो कौन होगा? पाकिस्तान और चाइना, ठीक है। तो अ कंपैरिजन विद नेबर्स, पड़ोसियों के साथ तुलना सॉरी, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया एंड चाइना। अब इसमें क्या इशूज आ रहे हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ के, पॉपुलेशन सेक्टरल डेवलपमेंट एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। तो मुद्दे आर्थिक विकास, जनसंख्या, क्षेत्रीय विकास और अन्य मानव विकास संकेतक, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो ये रहा हमारा सिलेबस, और आई थिंक आपको पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जो हमें सिलेबस दिया गया है वो यही सिलेबस है, इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। और अब इन चीज़ों को मैं धीरे धीरे आपके एग्ज़ाम से पहले समाप्त करने की कोशिश करूँगा। और आप लोग CUT कॉन्सेप्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनरोल करिए, और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आप ऐप डाउनलोड करके वहाँ से इंक्वायरी ले सकते हैं, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है। जब से लग जाएंगे, जितना जल्दी लग जाएंगे उतना आप आगे रहेंगे। कंपटीशन बहुत है, तो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लग जाइए तैयारी में। ओके, थैंक यू।